मैं ये रही, चेक करिएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है, क्योंकि साथ के साथ यूट्यूब सेशन भी चल रहा है बच्चों, यूट्यूब सेशन भी चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा क्लियर है। चलिए आज का पेपर स्टार्ट कर दूं? ठीक है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, देख लिया, आज तो चल गया, कल चल नहीं रहा था। चलिए डिस्कस करेंगे। वेलकम टू इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म गाइस। अभी एट प्रेजेंट जो बैचेस चल रहे हैं वो है आपका कांस्टेबल योद्धा एंड आरएएस मेंस का बैच चल रहा है। इसके अलावा बैच कोर्सेज के अलावा हम अभी जो रनिंग है वो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, फ्री टेस्ट सीरीज़ भी है और पेड टेस्ट सीरीज़ भी है, ठीक है। और ये रहा आपका फ़ीस स्ट्रक्चर। जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, ज्योति मैम रेफरल कोड यूज़ करके एडमिशन ले सकता है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन MPPSC और RPSC, ये सारा आपका कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, इस पर भी आपको इसको अवेल करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चेक करिएगा कि पैसेज कितना बड़ा है। ये पटवार का पेपर है, इंग्लिश का लेवल आप देख लीजिए कितना हाई दिया है। इतना बड़ा पैसेज बैंक के एग्ज़ाम में देखा गया है, मतलब पटवार का लेवल इंग्लिश में तो बहुत हाई चल रहा है। कल भी हाई था, शाम वाले पेपर में भी हाई था, थोड़ा सा ठीक था, बट आज उससे भी ज़्यादा हाई है। लेंदी है, पैसेज लेंदी है। अब आप ये देख पा रहे हो, पैसेज पढ़ पा रहे हो क्या? थोड़ा सा धुंधला है और माइट भी कि मुझे पढ़ने में थोड़ा सा ऐसे ऐसे होना पड़े, आगे पीछे यूं ऐसे, तो डोंट, हाँ ब्लर तो है, अब क्या कर सकते हैं ना। टाइप्ड मटेरियल तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी पेपर लिया है। अब मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, आपको कम से कम कुछ तो दिखाई दे ही रहा होगा। चलो लेट मी ट्राई, कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो क्या कहता है पैसेज, लेट मी चेक। मैं आपको सार बता देती हूँ, मैं आपको ब्रीफ बता देती हूँ, ठीक है। मैं आपको हर पैराग्राफ में, पैसेज के हर पैराग्राफ में क्या कहा गया है वो बता देती हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ दिखेगा कैसे? अब देखो, अब थोड़ा बहुत दिख रहा है। अभी दिखाई दे रहा है? नहीं तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं है, मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली ये पैसेज लिया गया है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज अ लेबल अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ द पर्पस, प्रोसेस, नेचर एंड द आइडियाज ऑफ एजुकेशन. इट कैन बी कंसिडर्ड a branch of both philosophy and education. Education can be defined as the teaching and learning of specific skills and the imparting of knowledge, judgment and wisdom, and it's something broader than the social institution of education we often speak of. पहले पैराग्राफ में कहा गया है, एजुकेशन की फ़िलॉसफी के बारे में बताया गया है कि एजुकेशन को लिया जाता है, एजुकेशन सिर्फ फैक्ट को जानना भी है और अपनी स्किल्स को बढ़ाना भी है। तो इस तरीके से फ़िलॉसफी जो एजुकेशन की है उसके बारे में बताया गया है। टू लर्न समथिंग, उसका पर्पस क्या है, प्रोसेस क्या है, नेचर क्या है, आइडल्स ऑफ एजुकेशन क्या है, उनके बारे में चर्चा की गई है। और एक स्पेसिफिक स्किल्स नहीं है, ये नॉलेज है, जजमेंट है, विजडम है और समथिंग ब्रॉडर भी है, इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। चलिए, ये था फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ। सेकेंड पैराग्राफ में कहा गया है, मैनी एजुकेशनलिस्ट कंसिडर इट अ वीक एंड वुली फील्ड, too far removed from the practical applications of the real world to be useful. बहुत सारे जो एजुकेशनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि केवल नॉलेज ले लेना और उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना ना कर पाना तो ये बेवकूफ़ी है। तो ये केवल नाम की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी प्रैक्टिकली यूज्ड, ये प्रैक्टिकली यूज्ड होनी चाहिए। लिखा है, डेटिंग बैक टू प्लेटो एंड द एंशिएंट ग्रीक्स हैव गिवन द एरिया मच thought and emphasize, and there is a little doubt that their work was helped shape the practice of education over the millennium. कहा गया है कि इसका प्रैक्टिकल यूजेज होना चाहिए। सेकेंड पैराग्राफ में इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में किसकी चर्चा की गई है। Plato is the earliest important educational thinker and education is an essential element in the Republic. The most important work on philosophy and the political theory written around 360 BC. In it, he advocates some rather extreme methods, removing children from their mothers' care and raising them as wards of the state and differentiating children suitable to the various castes, the highest receiving the most education so that they could act as guardians of the city and care of the less able. He believed that education should be holistic. Holistic होता है
हर तरीके से ग्रो करना बच्चे को। होलिस्टिक का मतलब होता है बच्चे को हर तरीके से ग्रो करना, ठीक है। तो जो प्लेटो थे उन्होंने कुछ और इसका एजुकेशनल, जो ये एजुकेशनल थिंकर रहे हैं, इन्होंने इसके बारे में कहा है कि बच्चे की जो एजुकेशन होनी चाहिए वो होलिस्टिक होनी चाहिए, उसमें फैक्ट भी होना चाहिए, फिजिकल डिसिप्लिन भी होना चाहिए, म्यूजिक भी होना चाहिए, आर्ट भी होना चाहिए। और प्लेटो ने माना है कि ये टैलेंट है, ये इंटेलिजेंस है, और ये जेनेटिकली भी रेफर करता है चीज़ों को, यानी बच्चा टू बच्चा भी रेफर करता है, बट इट शुड बी कम्प्लीटली होलिस्टिक। होलिस्टिक मतलब होता है, होलिस्टिक का मतलब होता है हर प्रकार से बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के तौर पर लर्निंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पैराग्राफ में और क्वेश्चन भी पूछा गया है और आंसर क्या है, डज नॉट रियली फॉलो अ डेमोक्रेटिक मॉडल। जो प्लेटो हैं वो डेमोक्रेटिक मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं। थर्ड पैराग्राफ में एरिस्टोटल की बात की गई है। एरिस्टोटल और सुकरात ने एजुकेशन में डिफरेंस बताया है। एरिस्टोटल कहते हैं कि ये नेचर, हैबिट और रिपीटिशन पर आधारित होनी चाहिए, जबकि सुकरात कहते हैं कि ये क्वेश्चनिंग पर, लिसनर्स टू ब्रिंग आउट देयर ओन आइडियाज़। ये कहते हैं जो सुनने वाला है वो अपने खुद के आइडियाज़ दे, ये इस बात पर बिलीव करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फोर्थ पैराग्राफ की, तो उसमें एरिस्टोटल और सुकरात ने के विचारों में मतभेद है, दोनों अलग अलग बात करते हैं एजुकेशन को लेकर के। फिफ्थ पैराग्राफ क्या कहता है, ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड द आइडिया ऑफ पैरेनिलिज्म वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय सेंट थॉमस एक्विनस। अब बात की गई है, एक वर्ड है पैरेनिलिज्म। पैरेनिलिज्म बेसिकली क्या होता है कि एजुकेशन जो होनी चाहिए वो हमेशा के लिए होनी चाहिए, एवर लास्टिंग होनी चाहिए। साफ साफ लिखा है इन्होंने, इट होल्ड्स दैट वन शुड टीच दोज थिंग्स डीम्ड टू बी ऑफ एवर लास्टिंग इम्पोर्टेंस। हमेशा के लिए इसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हमने थोड़ा पढ़ा और फिर हम भूल गए। टू ऑल पीपल एवरीवेयर, नेमली प्रिंसिपल्स एंड रीजनिंग, नॉट जस्ट फैक्ट। ये कहते हैं केवल फैक्ट नहीं होना चाहिए, विच आर एप्ट टू चेंज ओवर टाइम। ये कहते हैं कि जो थॉमस है, इनका मानना है कि जो फैक्ट है वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, लेकिन नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा के लिए आपके साथ चले, ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बार बार चेंज हो। तो फैक्ट बेस्ड पे नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से एवरलास्टिंग इंपॉर्टेंस पर ध्यान दिया गया है। लास्ट पैराग्राफ कहता है, ड्यूरिंग द रेनेसा द फ्रेंच स्केप्टिक माइकल की बात की गई है, was willing to question the conventional wisdom of the period, calling into the question the whole educational system and the implicit assumption that university educated philosophers were necessarily wiser than uneducated farm workers for example। बस इतना पैराग्राफ है, ये कोई छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी पैसेज समझ में आया हो तो आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है, What is the difference between the approaches of Socrates and Aristotle? बता सकते हैं क्या बच्चे यहाँ पर बैठे हुए? सुकरात और एरिस्टोटल के जो मीनिंग, जो उनमें डिफरेंस था, कॉन्फ्लिक्ट था, वो किस बात को लेकर के था? What is the right answer for question number 13? Aristotle felt that the need for repetition to develop good habits in students. Socrates felt that students need to be constantly questioned. सुकरात ने डायलॉजिकल लर्निंग की बात नहीं की है। सुकरात एम्फोसाइज्ड ऑन अपन साइंस की भी बात नहीं की गई है। आंसर जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डू एजुकेशनलिस्ट कंसिडर फिलोसफी अ वीक एंड फुली फिल्ड? वो इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, लिखा हुआ है पैसेज में। विकास आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ ना इसमें। मैं पढ़ रही हूँ तो आप इसको देख सकते हो, मैं भी क्या कर सकती हूँ आप बताओ। पेपर आवाज़ आ रही, हाँ वो तो ठीक है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कितना बड़ा पैसेज है, उतना तो देख ही सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। अब ये इसमें इतना ही फॉन्ट साइज आएगा। अब देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मैनी एजुकेशनलिस्ट कंसिडर इट अ वीक एंड फुली फिल्ड, टू फार रिमूव फ्रॉम द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द रियल वर्ल्ड टू डू यूजफुल। देखो प्रैक्टिकल इसकी प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए इसको मान्यता नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा, ये। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पैरेनिलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज? क्वेश्चन नंबर 15,
इट रेफर्स टू समथिंग विच इज़ ऑफ परमानेंट इम्पोर्टेंस। ये है, एवरलास्टिंग की बात की गई है तो एवरलास्टिंग का सिनोनिम होता है परमानेंट इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन कहता है वर प्लेटोज बिलीव्स अबाउट एजुकेशन डेमोक्रेटिक। चेक करेंगे अपने पैसेज में, क्या ये एजुकेशन को डेमोक्रेटिक मानते हैं। ये पढ़ा आंसर। ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट रियली फॉलो अ डेमोक्रेटिक मॉडल, यहाँ पर लिखा हुआ है। प्लेटो बिलीव्ड दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली नहीं बटा हुआ है, एंड दस is not found in children born of all classes, although his processed system of selective public education for an educated minority of the population does not really follow a democratic model। तो आंसर क्या जाएगा? नो, नॉट एट ऑल, है ना, आंसर चला जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड Aquinas propose a model of education which did not lay much emphasis on facts। क्योंकि फैक्ट्स बदलते रहते हैं, तो सी आंसर आ जाएगा, अभी डिस्कस भी किया था। क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। ही वॉज नॉट कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन बिकॉज हिज परफॉर्मेंस वॉज नॉट एज। आपको मैंने बता रखा है एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, दो का कंपैरिजन करना होता है तो नॉट सो का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एरर है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। ऑफ द 3 वाइल्ड बीज द केज इन द केज, दिस वन सीम्स द मोस्ट फिरोशियस। दिस वन सीम्स 3 में से है तो मोस्ट फिरोशियस। ठीक है, ठीक है, नो एरर। गिव सिनोनेम ऑफ विट्यूपरेट। विट्यूपरेट पूछा गया है। विट्यूपरेट का मतलब होता है कड़ी निंदा करना, किसी की कड़ी निंदा करना। ठीक है, अब अप्रिशिएट होता है तारीफ करना, एनकरेज होता है उत्साहित करना, कॉपी होता है नकल करना, तो एब्यूज इज द राइट आंसर। ठीक है, एब्यूज इज द राइट आंसर। एंटोनिम पूछा है यानी अपोजिट पूछा है। पहले तो रिप्रोबेट का मतलब पता होना चाहिए। रिप्रोबेट होता है जो बदमाश होता है। अब बदमाश का उल्टा क्या होगा? एलिवेटेड होता है जो बहुत बुलंद होता है। वर्चुअस क्या होता है? वर्चुअस होता है जो बहुत भला होता है, नेक होता है, धार्मिक होता है। क्लमसी क्या होता है? अनाड़ी, अनाड़ी बोलते हैं क्लमसी को, अनाड़ी। लेविश जो बहुत खर्चीला होता है। तो अब अगर मैं देखूँ तो रिप्रोबेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? बदमाश का अपोजिट भला हो जाएगा, वर्चुअस चला जाएगा। एट लॉगर्स हेड, एट लॉगर्स हेड का मतलब क्या होता है मैं लिख देती हूँ। अगर दो लोगों या दो ग्रुप्स के बीच में, इफ टू पीपल और ग्रुप्स के बीच में क्या होता है? कुछ डिसअग्रीमेंट होता है, कुछ असहमति होती है। वेरी स्ट्रांगली जब वो लोग एक दूसरे से असहमत होते हैं तो उसको हम कहते हैं एट लॉगर्स हेड। इफ टू और मोर पीपल और ग्रुप्स आर एट लॉगर्स हेड दे डिसअग्री वेरी स्ट्रांगली विद ईच अदर। तो डिफिकल्टी नहीं होगा। टू बी इन अ स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद होना, तो स्ट्राइफ इज द राइट आंसर। टू बी एट अ स्ट्राइफ इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ये था आपका पेपर का एनालिसिस। आई होप कि आपका ये पैसेज देखकर अगली बार स्टूडेंट्स पटवार के काफ़ी इंग्लिश की तैयारी करके जाएंगे। इतना इजी पेपर नहीं था, है ना, पेपर वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट। अगर आप मेरे से पूछे पटवार के लेवल से हाई था पेपर। ठीक, तो ये एनालिसिस था मेरी तरफ से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में आने के लिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए। अभी ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है 24 के साथ 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन की। इस ऑफ़र को अवेल आप कर सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट अभी चल रहा है, हर संडे को दे सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला है, लिख देती हूँ, लास्ट वाले का लिख देती हूँ। एट लॉगर्स हेड ना, एट लॉगर हेड्स, ये वाला पूछ रहे हो रवीना, इसके बारे में आप लिख सकते हैं इफ़ टू और मोर पीपल और ग्रुप्स are at loggerheads, they disagree very strongly with each other। ये इसका मतलब होता है।
यानी कि एट अ स्ट्राइफ।